Welcome to all my friend on my YouTube channel. Now it's easy. Today I study uh, design of steel structure. Design of steel structure. तो स्टील भी क्या आपका एक तरीका से मेटल कह सकते हैं या मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं। ऐसे एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, ऐसे ही स्टील है आपका। और स्ट्रक्चर मतलब होता है असेंबली ऑफ अ मेंबर। स्ट्रक्चर मीन्स असेंबली ऑफ मेंबर, a member like as beam, columns, arches and trusses member। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है असेंबली ऑफ मेंबर। स्ट्रक्चर मीन्स असेंबली ऑफ मेंबर। असेंबली ऑफ मेंबर। तो स्टील स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, यानी स्टील के कौन कौन से स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो स्टील स्ट्रक्चर हम लोग डीप में पढ़ने से पहले, जैसे कि कहाँ हम लोग यूज करते हैं और एज ए किस स्ट्रक्चर की तरह हम लोग यूज करते हैं, तो यह देखते हैं सबसे पहले कि पढ़ने की जरूरत क्या है। स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत क्या है। यानी हम लोग पहले बिल्डिंग बनाते थे, पीसीसी का बनाते थे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का। उसके बाद उसको मॉडिफाई करके हम लोग आरसीसी पढ़ने लगे और यूज करने लगे। तो आरसीसी यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो उसके पीछे भी अपना एक रीजन है कि पीसीसी से हम लोग आरसीसी क्यों यूज करते हैं। और उसके बावजूद भी ब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मैसनरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्टोन स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े। फिर उसके बाद ये जो टर्म्स आ रहा है कि स्टील स्ट्रक्चर या स्टील स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है आज के टाइम में। तो क्यों यूज कर रहे हैं, इसका अदर मटेरियल के रेस्पेक्ट में क्या एडवांटेज है, क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है, बहुत ज़्यादा यूज करने के लिए अग्रसर करती है। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या रीज़न है। तो ये सब जानने से पहले हम लोग देखते हैं पहले कि क्या क्या सिलेबस में होता है जो कंपटीशन में आ सकता है और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो आ सकता है। तो फर्स्ट यूनिट की अगर हम लोग सिलेबस की बात की जाए तो यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट में जो फर्स्ट टॉपिक आपका पढ़ना है वो आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ना है। और यहीं से हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। तो ये आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही बताएगा कि अदर मटेरियल के रेस्पेक्ट में स्टील के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो हमें यूज करने के लिए अपने तरफ अग्रसर करता है, अपने तरफ खींचता है। तो इस टॉपिक से ही क्लियर हो जाएगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सेकेंड जो पॉइंट इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, क्या प्रॉपर्टी होगी। यानी अदर मटेरियल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चीज़ें हम लोग को क्लियर पता चल जाएगा कि इसलिए हम लोग यूज करते हैं। यानी इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, और स्ट्रेंथ इन द सेंस इसका यंग मॉडुलस कोफिशिएंट कितना होगा, या टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में यह किस रेट से फैलेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यह सब प्रॉपर्टी हम लोग इस हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्टील स्ट्रक्चर या स्टील। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो हम लोग को याद है जब भी कभी कोई मटेरियल जिसका यूज करके हम लोग बीम, एज ए कॉलम, या कोई आर्च हो गया, या ब्रिज हो गया, डैम हो गया, कहीं भी अगर कोई मटेरियल हम लोग यूज करने जाते हैं तो इस पॉइंट का बहुत ज़्यादा योगदान होने लगता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यानी लोड के अंडर में अगर लोड आप उस मटेरियल के ऊपर या उस बॉडी पे आप लगा रहे हैं तो किस तरह से उसमें डिफॉर्मेशन होता है, ये हम लोग देखते हैं लोड के अंडर में क्या क्या वो बताता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर स्टील पे भी हम लोग एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं तो लोडिंग के अंडर में किस तरह से डिफॉर्मेशन होगा, इससे आइडिया लगेगा। और कहाँ तक लोडिंग के अंडर में कहाँ तक डिजाइनिंग हम लोग ले सकते हैं, तो ये पॉइंट हमें बताएगा अदर मटेरियल के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है आपका, डिजाइन क्राइटेरिया। डिजाइन क्राइटेरिया, तो डिजाइन क्राइटेरिया का मतलब यह है कि अगर हम लोग स्टील स्ट्रक्चर कोई मेंबर ले लिए, सपोज करिए एज ए स्टील स्ट्रक्चर हम लोग बीम ले लिए या एज ए कॉलम ले लिए हैं, तो अगर हम लोग उसकी डिजाइनिंग करने जा रहे हैं, उसको लेके हम लोग बनाने जा रहे हैं वो मेंबर, वो स्ट्रक्चर, तो कौन से डिजाइनिंग प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड अप्लाई करेंगे कि लिमिट स्ट्रेस मेथड अप्लाई करेंगे। तो डिजाइन क्राइटेरिया वही है, कुछ अलग नहीं है। जैसे हम लोग आरसीसी में पढ़े हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड, तो वही मेथड इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं वही। तो 3 मेथड हम लोग जानते हैं, वैसे होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसी को बोलते हैं इलास्टिक थ्योरी भी बोलते हैं, तो इलास्टिक मेथड भी बोलते हैं, इलास्टिक थ्योरी या इलास्टिक मेथड। और सबसे ओल्ड मेथड है, ये भी हम लोग जानते हैं। और सेकेंड जो मेथड होता है आपका प्लास्टिक एनालिसिस या लोड फैक्टर मेथड भी बोलते हैं इसे। तो ये मोस्टली यूज नहीं करते हैं, जैसे आरसीसी में यूज नहीं करते, क्योंकि प्लास्टिक रेंज में स्टडी आप कर रहे हैं तो फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये हार्डनिंग जो केस होता है, जब भी हम लोग किसी मटेरियल पे एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई करते हैं तो इल्ड के बाद जो हार्डनिंग पॉइंट आता है, इल्ड के बाद जो रेंज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, और चूँकि उसकी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस मेथड यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट वर्किंग स्ट्रेस मेथड या लिमिट स्टेट मेथड यूज करते हैं। तो जो सबसे मॉडर्न मेथड चल रहा है आपका लिमिट स्टेट मेथड, तो मोस्टली आज के टाइम में इसी से हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। तो लिमिट स्टेट या स्ट्रेस कुछ भी लिख सकते हैं। और इसी को अल्टीमेट लोड भी मेथड भी बोलते हैं, इसी को अल्टीमेट लोड मेथड भी बोलते हैं। तो प्लास्टिक एनालिसिस मेथड में क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं और एक्सटर्नल लोड के अंडर में जो प्लास्टिक रेंज क्रिएट होता है, जो प्लास्टिक रेंज आएगा उस पोर्शन के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े हैं प्लास्टिक एनालिसिस। तो प्लास्टिक एनालिसिस जैसे अपर बाउंड थ्योरम है, लोअर बाउंड थ्योरम है, तो ये जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लास्टिक एनालिसिस मेथड। लेकिन बाकी जैसे आपका आरसीसी डिजाइन हो गया, आप आरसीसी में जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, और स्टील में भी, वरन स्टील में भी जब भी हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, चाहे आपका कॉलम है, चाहे आपका ब्रिज है, प्लेट गर्डर है, और टेंशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, तो उसमें भी डिजाइनिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम 2 मेथड ही पढ़ेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड। तो फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट था आपका, फर्स्ट जो पढ़ना था एडवांटेज डिसएडवांटेज, दूसरा प्रॉपर्टी, थर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एंड फोर्थ डिजाइन क्राइटेरिया। इसी में एक टॉपिक और पढ़ना है, लोड करना। तो लास्ट टॉपिक कर सकते हैं फर्स्ट यूनिट का, लोड। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर हम लोग स्टील मेंबर की डिजाइनिंग करने जा रहे हैं तो यह देखते हैं कि कौन कौन सा लोड लगता है किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, और कौन कौन से लोड किस कंडीशन में हम लोग कंबाइन करके स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करते हैं। तो इसलिए लोड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, एडवांटेज और डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल लाइक एज कंक्रीट एंड प्लास्टिक ग्लास, तो अगर अदर मटेरियल कंपेयर में अगर स्टील की हम लोग एडवांटेज की बात करें, जिसके कारण ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर, तो वह देखते हैं फर्स्ट पॉइंट एडवांटेज। फर्स्ट हेडिंग रहेगा एडवांटेज।
तो एडवांटेज ही बताएगा कि हम लोग स्टील क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो एडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट, अगर एडवांटेज की बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ, फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील या स्टील मेंबर, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील या स्टील मेंबर स्ट्रक्चर पर यूनिट लेंथ, याद रखेंगे पर यूनिट लेंथ इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी हाई। इस वर्ड का मतलब क्या है कि यानी अगर एकांक लंबाई में अगर स्टील का कोई मेंबर है तो अदर मटेरियल के कंपेयर में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बियर करने की क्षमता रखता है। यानी अगर स्टील का मेंबर है, एकांक लंबाई में अगर आप लोड लगा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा बियर करेगा दूसरे मटेरियल कंपेयर में। तो अगर आपका एक पर यूनिट लेंथ में अगर कंक्रीट का मेंबर ले लें या ग्लास ले लें या प्लास्टिक ले लें तो वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगर स्टील का मेंबर है पर यूनिट लेंथ का और उस पर आप लोडिंग कर रहे हैं तो यह बियर कर जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अदर मटेरियल कंपेयर में जो स्टील होता है वो पर यूनिट लंबाई में एक्सटर्नल लोड बियर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा रखता है। अगर एल्युमिनियम की बात की जाए, एल्युमिनियम ही एक ऐसा मटेरियल है, एल्युमिनियम एक ऐसा मटेरियल है जिसमें पर यूनिट लेंथ में स्ट्रेंथ या लोड बियर करने की क्षमता स्टील से भी ज़्यादा होता है। यानी एल्युमिनियम की जो स्ट्रेंथ बियर करने की क्षमता होती है वह स्टील के कंपेयर में ज़्यादा होती है। लेकिन चूंकि स्टील क्या होता है, एल्युमिनियम क्या होता है, स्टील से कम 8 टाइम्स कॉस्टलियर होता है, महंगा होता है, इसलिए हम लोग जनरली इसको यूज नहीं करते हैं। और एल्युमिनियम में जो आपका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, एल्युमिनियम की प्रसार होने की जो प्रॉपर्टी होती है वह स्टील के कंपेयर में ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग एल्युमिनियम यूज नहीं करते। यानी एल्युमिनियम में भी जो प्रॉपर्टी होता है स्टील की तरह होता है, एल्युमिनियम में भी जो प्रॉपर्टी होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह स्टील की तरह होता है, लेकिन फिर भी यूज नहीं करते। इसके पीछे रीजन क्या है कि यह स्टील से बहुत ज़्यादा महंगा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और इसमें जो प्रसार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग एल्युमिनियम को यूज नहीं करते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ अदर मटेरियल के रेस्पेक्ट में हम लोग स्टील की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि स्टील का क्या एडवांटेज है जिसके लिए हम लोग अब पढ़ रहे हैं और जिसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। तो वो रीजन पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसी क्या खूबियाँ हैं कि यह यूज करने के लिए मजबूर करती है। तो पहला एडवांटेज, सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज यही है कि अदर मटेरियल के कंपेयर में स्टील का अगर एकांक लंबाई में आप लोड लगा रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा लोड बियर करता है अदर मटेरियल कंपेयर में। अगर एकांक लंबाई का आप आरसीसी का स्ट्रक्चर ले लें और उस पर लोड लगाएंगे तो वो फेल हो जाएगा, लेकिन स्टील नहीं फेल होगा। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज ये है कि अगर स्टील का आप स्ट्रक्चर बनाए हैं तो कभी भी फेल होने से पहले आपको एक बार जरूर बताएगा कि मैं फेल होने वाला हूं, अगर बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, है ना। तो ये चूंकि माइल्ड स्टील होता है, स्टील क्या होता है, माइल्ड स्टील। तो टाइप्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे कितने तरह के स्टील्स होते हैं डीप में, क्योंकि यह स्टील जो होता है माइल्ड नहीं, डक्टाइल मटेरियल कर सकते हैं। स्टील क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल।
डक्टाइल मटेरियल, क्योंकि माइल्ड स्टील भी क्या होता है, स्टील ही होता है। तो हम लोग पहले से पढ़े हैं कि जो माइल्ड स्टील होता है वो आपका डक्टाइल मटेरियल होता है, तो इसलिए स्टील क्या हो गया, डक्टाइल मटेरियल। तो चूंकि डक्टाइल मटेरियल है तो फेल होने से पहले एक बार इंडिकेट जरूर करेगा, ठीक है। तो इट्स सो अ क्लियर इंडिकेशन बिफोर फेलियर। तो यह दूसरा एडवांटेज है। बाकी अगर मान लीजिए पीसीसी का स्ट्रक्चर बनाए हैं, ग्लास का स्ट्रक्चर बनाए हैं या वुड का बनाए हैं, तो अगर वो फेल होगा, एक्सटर्नल लोड बहुत ज़्यादा है तो फेल होगा, तो फेल होने से पहले शायद ही इंडिकेशन आपको दे कि मैं फेल होने वाला हूँ, लेकिन स्टील में ऐसा नहीं होता है। आरसीसी में, चूंकि आरसीसी में फाइनली अगर देखा जाए तो आर जो वर्ड होता है आपका स्टील यानी रेनफोर्समेंट, तो उसमें स्टील होता है। स्टील की वजह से क्या होता है, इंडिकेशन मिल जाता है कि फेल होने वाले हैं। फिर भी इस स्टील के कंपेयर में आरसीसी जल्दी फेल होगा। अब सेकेंड थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड एडवांटेज क्या है, तो थर्ड एडवांटेज ये है आपका कि अगर आप स्टील का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एडिशन और अल्ट्रेक्शन जो होता है बहुत इजीली कर सकते हैं। एडिशन का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि स्टील का कोई मेंबर, जैसे सपोज करिए एज ए कॉलम आप यूज किए हैं या एज ए बीम यूज किए हैं या एज ए लिंटल यूज किए हैं, क्या यूज करके, स्टील यूज करके, तो आपको लग रहा है कि उसमें कोरोजन ज़्यादा हो गया है या डिफॉर्मेशन हो रहा है, कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो आप कभी भी किसी भी टाइम उसको वहां से निकाल सकते हैं और कभी भी किसी स्टील मेंबर को आपस में उसके वहां उस प्लेस पे ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन और अल्ट्रेक्शन जो वर्ड होता है, ये किसी अदर मटेरियल का अगर स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो रेयरली शायद यूज कर पाए, लेकिन स्टील में ऐसा हो सकता है। तो एडिशन एंड अल्ट्रेक्शन, एडिशन एंड अल्ट्रेक्शन इज इजी। तो जब भी एडिशन यानी स्ट्रक्चर को ऐड करना, बाहर से स्ट्रक्चर दूसरा ऐड करना, अल्ट्रेक्शन मीन्स होता है निकालना। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, पॉइंट नंबर 4, कैरी करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप सपोज करिए 13 मीटर लेंथ या 20 मीटर लेंथ का अगर आप आरसीसी स्ट्रक्चर है और उसको ट्रांसपोर्ट कराना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टील आप इजीली क्या होता है, यह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कैरी करना आसानी होता है, पहली बात कैरी करना क्या होगा, इजी होगा। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन इसका आसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन इसका क्या होगा, ये भी इजी होगा। अदर मटेरियल के कंपेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, जब भी कोई भी पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं अदर मटेरियल कंपेयर में, तो कैरी करना एक तो आसान होता है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है। यानी एक प्लेस से आप डायरेक्ट साइड सॉफ्ट से साइड पे ला सकते हैं स्टील मेंबर। लेकिन आरसीसी का अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ऑन साइट आपको क्या करना होता है, कंक्रीट तैयार करना होता है और कास्टिंग करनी होती है साइड पे। लेकिन यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर के केस में ऐसा नहीं है, सॉफ्ट से आप ट्रांसपोर्ट करके साइड पे ले जाते हैं और वहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चूंकि ये आसान होता है इसलिए क्या हो सकता है, कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। 6 एडवांटेज अगर देखें तो अगर मेंटेनेंस इसका सही है, मेंटेनेंस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर अगर यह मेंटेन है एक तरीका से, मेंटेनेंस इसका क्लियर है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसकी क्या होगी, ड्यूरेबिलिटी जो होगी, ड्यूरेबिलिटी वह बढ़ जाती है। अगर हाईली मेंटेनेंस स्टील स्ट्रक्चर है यानी मेंटेन किए हैं, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अदर स्ट्रक्चर के कंपेयर में ज़्यादा मिलेगा। मतलब प्रयास इसमें यह करना होता है कि कोरोजन से बचाना है, क्योंकि डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे
अदर मटेरियल या अदर स्ट्रक्चर के कंपेयर में जो स्टील का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है, डिसएडवांटेज होता है, वह कोरोजन का होता है। तो स्टील को अगर कोरोजन से बचाएं तो ड्यूरेबिलिटी क्या हो सकती है, हाई हो सकता है। नेक्स्ट अगर एडवांटेज की बात करें, नेक्स्ट एडवांटेज की, तो एस्थेटिक व्यू बहुत अच्छा लगता है इसका अगर स्टील का बना है। जो एस्थेटिक व्यू है वह अट्रैक्टिव होता है। यानी देखने में सुंदर लगेगा आपको अगर स्टील का स्ट्रक्चर बना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये आपका फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है। यानी अदर मटेरियल या अदर स्ट्रक्चर के कंपेयर में अगर स्टील का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बहुत जल्दी आप स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं। आप ये बेसिक एडवांटेज हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि बेसिक क्या क्या स्टील के एडवांटेज होते हैं जो ये मन में जहन में यह ला देता है कि मुझे यूज करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे स्टील के बारे में। तो ये ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे एडवांटेज हैं स्टील के जो ये बताता है कि इसे यूज करने के लिए, इसे यूज करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना लाभकारी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग स्टील स्ट्रक्चर आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, ताकि चूंकि क्या होता है आज के दौर में आपको जो कंस्ट्रक्शन करना वो बहुत फास्ट होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं स्टील का स्ट्रक्चर बनाना। और चूंकि स्ट्रेंथ भी इसकी हाई होती है तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है हम लोग स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं, एडवांटेज हैं जो ये बताते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर बनाना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक तरीके से। अगर डिसएडवांटेज की हम लोग बात करें, डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट कोरोजन याद रखेंगे। तो कोरोजन की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है स्टील के इसमें। फर्स्ट जो पॉइंट है कोरोजन, तो स्टील जो स्ट्रक्चर होता है वह कोरोजन के एस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई कंडीशन में होता है, इसलिए कोरोजन से बचाना। तो पहला डिसएडवांटेज आपका कोरोजन। सेकेंड आपका गुड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यह गुड कंडक्टर होता है एक तरीके से। तो गुड कंडक्टर का मतलब यह है कि अगर आरसीसी का स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं तो उसमें हीट जल्दी हीट नहीं होगा एज कंपेयर टू स्टील, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है उसमें ट्रांसफर नहीं होता वन प्लेस टू अनदर प्लेस एज कंपेयर टू स्टील। तो लेकिन स्टील में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए गुड कंडक्टर। तो यह भी इसका डिसएडवांटेज है, गुड कंडक्टर। नेक्स्ट जो थर्ड डिसएडवांटेज है फटीग। फटीग जो होता है डिसएडवांटेज। तो तीन डिसएडवांटेज आप याद रखेंगे स्टील स्ट्रक्चर में। फर्स्ट कोरोजन, और सेकेंड गुड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्ड फटीग। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं इसी सब्जेक्ट के साथ और इसी चैनल।